सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम की बुक। यहाँ पर आप सभी को पता है इसका कंप्लीट सलूशन करने वाले हैं। यहाँ पर सामान्य अध्ययन के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये प्रश्न सभी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं यहाँ पर TRE 3 TRE 4 में पूछे जाने वाले हैं और TRE 1 TRE 2 के प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। 1 to 5th, 6 to 8, 9 to 10th, 11 to 12th जितने भी यहाँ पर प्रीवियस प्रश्न पूछे गए हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं। और ये सभी प्रश्न जो है NCERT और SCERT बेस पर हैं। तो इसका बुक का जो है आप सभी को कंप्लीट सलूशन जो है मिलने वाला है। इससे पहले हम लोग पिछली क्लासों में कवर कर चुके हैं प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम लोग कवर कर रहे हैं भारत का भूगोल। अगर आपने अभी तक इन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज़ आप सभी लोग देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न के साथ यहाँ पर डिटेल के साथ कर रहे हैं, ताकि यहाँ से अगर प्रश्न कोई सा भी बनता है प्रीवियस तो यहीं से आप सभी का हो सके। चलिए चलते हैं क्लास पर। इससे पिछली क्लास में हम लोग कवर कर चुके थे, यहाँ तक 30 क्वेश्चन तक यहाँ पर कवर कर लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर इसमें मैंने पूछा था कि वन क्षेत्र से संबंधित यहाँ पर जो प्रश्न पूछा था इसका आंसर पूछा था आप सभी से कि कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तो कर्नाटक में नहीं पाए जाते, आंध्र प्रदेश में या तमिलनाडु में कहाँ नहीं पाए जाते, या उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आप सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर मैंने पूछा था और यहाँ पर जो राइट आंसर है आप सभी लोग देख भी सकते हैं। तमिलनाडु इसका सही आंसर होगा। यहाँ पर कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं तमिलनाडु में। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कांटेदार जंगल पाए जाते हैं। चलिए इसका डिटेल देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कांटेदार जंगल झाड़ियाँ ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा की जो मात्रा है 70 सेंटीमीटर से कम हो। देखिए सीधा सा मतलब है जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर कांटेदार वृक्ष पाए जाएंगे, कांटेदार जंगल पाए जाएंगे, क्योंकि पानी की मात्रा कम होती है और कटीली झाड़ियाँ होती हैं। वहीं पर अगर वर्षा वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर फिर वृक्ष जो है काफ़ी लंबे होंगे। तमिलनाडु राज्य में यहाँ पर देखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून दोनों के द्वारा वर्षा होती है और इसीलिए यहाँ कांटेदार जंगल पाए जाने की अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछा गया है घास के मैदान, झाड़ झंझाड़, वन, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित है, उन्हें कहा जाता है सुरक्षित वन कहा जाता है, संरक्षित वन, अवर्गीकृत। देखिए वन के प्रकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि जहाँ पर घास के मैदान हो, झाड़ झंझाड़ हो, बंजर भूमि हो, जिस पर जो है सरकार व निजी दोनों व्यक्ति तथा समुदाय सभी से संबंधित हो, तो आपको बताना है ये सुरक्षित वन है, संरक्षित वन है, अवर्गीकृत वन है। तो ये हो जाएगा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट्स, ठीक है, अवर्गीकृत वन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अवर्गीकृत वन। यहाँ पर देख सकते हैं घास के जो मैदान है, झाड़ झंझाड़, वन भूमि, बंजर भूमि सरकार और निजी दोनों व्यक्ति समुदाय सभी से संबंधित वनों को अवर्गीकृत वन कहा जाता है। आरक्षित वन सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में होते हैं। संरक्षित वन की सरकार द्वारा देखभाल की जाती है, इसमें लोगों को कुछ छूट प्राप्त होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी के सामने, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? देखिए कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग देखिएगा, भारत में जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इनमें से एक से अधिक अर्थात कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरल इनमें पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिएगा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन भारत के जो है पश्चिमी घाट, असम के ऊपरी हिस्से, तमिलनाडु, लक्षद्वीप एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। इस प्रकार अभिष्ट विकल्प जो है डी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने,
अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि जो 1952 की राष्ट्रीय वन नीति है उसमें जो उल्लिखित है वो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर 25, 33 या 39। ऑप्शन बी 33 जो है वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। अर्थात यहाँ पर वन क्षेत्र यहाँ पर 33% होना चाहिए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या बताया गया है, भारत में 1952 की जो राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो क्षेत्र है वो वांछित प्रतिशत का 33% होना चाहिए, ठीक है। और स्वतंत्रता के बाद की यह पहली राष्ट्रीय वन नीति थी। इस नीति में वनों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया था जो निम्नवत हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 4 प्रकार के वन बताए गए थे, राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, गांव के जंगल और वृक्ष भूमि। तो ये सभी आप सभी लोग देख सकते हैं 4 प्रकार के। इसके बाद प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं टीआरई में। तो यहाँ पर देखिएगा टीआरई 2.0 में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है, ठीक है। तो पूछा गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त प्रोन नहीं है। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालयी क्षेत्र, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पूछा गया है निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है, नहीं पूछा गया, ये सभी है में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा भारत के भूस्खलन क्षेत्रों में हिमालय पर्वत के पश्चिमी व पूर्वी हिस्से, पश्चिमी घाट, नीलगिरि, पूर्वी घाट तथा विंध्याचल पर्वत प्रमुख रूप से आते हैं। तो ये जो है भूस्खलन क्षेत्रों में है, ठीक है। और यह क्षेत्र भारत के जो है 15% हिस्से को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त अब देखिएगा सतपुड़ा है, शिवालिक है, मध्य भारत के पठार पर भी यदा कदा भूस्खलन की घटनाएं देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है। देखिए पूछा गया है भारत का कौन सा जो तट है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है। अब देखिए मालाबार, कोरोमंडल या कोंकण, ये कौन से तट हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जो है चक्रवातों से प्रभावित होता है उष्णकटिबंधीय। तो इसका ऑप्शन बी देखिए यहाँ पर आप सभी के सामने कोरोमंडल। कोरोमंडल जो है यहाँ पर देख सकते हैं भारत के संपूर्ण तटीय क्षेत्र उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित है और यहाँ पर पूर्वी चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। सॉरी, यहाँ पर जो पूर्वी तट है ना वो चक्रवात से अधिक प्रभावित रहता है। जिसके तटीय क्षेत्र कौन से हैं, पूर्वी अगर तट के जो है तटीय क्षेत्र देखे जाए तो कोरोमंडल है, उत्तरी सरकार है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। अर्थात कोरोमंडल, उत्तरी सरकार और बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया हीट वेव के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीट वेव के बारे में पूछा गया, यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। पहला ऑप्शन सही है या नहीं। दूसरा देखिएगा, यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। अब आपको बताना है कि ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा पहला दूसरा दोनों सही है, केवल पहला सही है या केवल सेकंड सही है, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। तो इसका आप सभी लोग देख सकते हैं आंसर जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ना तो पहला सही है और ना ही सेकंड। इसका राइट आंसर क्या है देखिएगा,
यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। और यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक तक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट अपोजिट लिख रखा है, ठीक है। मैदानी इलाके का 40 डिग्री होना चाहिए और पहाड़ी का 30 डिग्री, इससे अधिक अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, हीट वेव माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर देख सकते हैं, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है। अब आप चराई करा सकते हैं, वनारोपण कर सकते हैं, वनो उन्मूलन कर सकते हैं। तो वनारोपण कर सकते हैं कि हम वृक्षों को लगाएं अधिक से अधिक, तब हम बाढ़ को रोक सकते हैं। ये सबसे पहले से ही आप सभी लोग देख सकते हैं, पढ़ते आए हैं। तो बाढ़ का यहाँ पर एक बार जल्दी से डिटेल देखिएगा। बाढ़ देखिएगा, यहाँ पर बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को रोकने तथा इसके तहत जल प्रवाह से होने वाले जन धन की हानि से बचाव के लिए वनारोपण सर्वोत्तम विधि है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को मजबूती से जकड़े रहती हैं तथा पेड़ों की सर्वाधिक संख्या घनी झाड़ियां अथवा वन मलबे प्रवाहित जल के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं तथा इनके लिए भंडारण उपलब्ध कराती हैं। इस कारण अपवाह की मात्रा कम हो जाती है, बहाव में कमी आती है और इस प्रकार बाढ़ आने की संभावना कम हो जाती है। नदी जल वाहिकाओं में इसकी क्षमता से अधिक जल बहाव का होना, जिससे आसपास के आदिवासियों, फसलों, जन सामान्य की क्षति होती है, बाढ़ कहलाता है। तो ये तो आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिएगा प्रश्न आया है चट्टान, शैल और मृदा से। तो चट्टान, शैल, मृदा से संबंधित जो भी प्रश्न है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर देख रहे हैं, गंगा का जो मैदान है किस प्रकार की मिट्टी से भरा है। आपसे पूछा गया है जो गंगा का मैदान है वो किस प्रकार की मिट्टी से भरा है, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी, आप सभी को पता है, ठीक है। और यहाँ पर गन्ना वगैरह भी जलोढ़ मिट्टी में उगाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी नहीं होगा, अर्थात यहाँ पर गंगा का जो मैदान है वो जलोढ़ मिट्टी का भाग है। गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी से भरा हुआ है। जलोढ़ मिट्टी को सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। इस मिट्टी में क्या होता है, पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी को मुख्यतः बांगर अर्थात पुराना जलोढ़ या खादर नया जलोढ़ में वर्गीकृत किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पुराना जलोढ़ बांगर क्या होता है, जहाँ पर बहुत पहले जो है यहाँ पर गंगा का जो बाढ़ का पानी है वो आ जाता है, और खादर उसको बोलते हैं जो नया नया अभी बाढ़ आती रहती है 1-2 साल में। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा 42 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। अब आपको बताना है काली मिट्टी कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में या उत्तराखंड में। तो भाई उत्तराखंड ऑप्शन में काट दीजिएगा, यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर उत्तराखंड आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। काली मिट्टी भारत के महाराष्ट्र में पाई जाती है, कर्नाटक में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसे रेगुर काली मिट्टी, शेरनोजम आदि नामों से जाना जाता है। इसमें लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है।
देखिए इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, यहाँ पर मुझे लग रहा पूछा गया है वो कि काली मिट्टी कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड इसका राइट आंसर नहीं होगा। बाकी यहाँ पर कर्नाटक, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पर आप सभी लोग देख भी सकते हैं, भारत के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में जो है प्रमुखता से पाई जाती है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी चलिए यहाँ पर चलते हैं, किस राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है मेघालय में। लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। याद रखना है, लैटेराइट मेघालय, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी कहाँ सबसे अधिक पाई जाती है? तो मेघालय में। यहाँ पर देखिएगा उपरोक्त विकल्पों में मेघालय राज्य में सबसे अधिक लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। लगभग यह 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तृत है। इस मिट्टी का स्वरूप जो है ईंट जैसा होता है। भीगने पर यह कोमल और सूखने पर कठोर डलीदार हो जाती है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लैटेराइट मिट्टी क्रमशः लौह और एल्यूमीनियम की समृद्धि से होता है। इसमें नाइट्रोजन, चूना, जैविक पदार्थों की कमी होती है। देश में इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है केरल, महाराष्ट्र एवं असम में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है। धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कडप्पा श्रृंखला हीरों के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोलियम भंडार अरावली पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इसका आप सभी को राइट आंसर बताना है। यहाँ पर देखिएगा, धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। अभ्रक जो है कोडरमा में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगर देखा जाए तो अभ्रक सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो देखिए अभ्रक की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश और यहाँ पर महाराष्ट्र में यहाँ पर सबसे अधिक पाया जाता है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जब क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? आपसे पूछ लिया गया है, जब मृदा में जैसे कि अति क्षारीय हो और उसमें फसल नहीं होती है, पौधे नहीं उगते हैं, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, बिना बुझा हुआ चूना मिलाना चाहिए, कैलामाइन का घोल मिलाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए, ठीक है। कौन सा? कार्बनिक पदार्थ। देखिएगा, मिट्टी का अम्लीय तथा क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयनों की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी, ये तो आपको पता है। अगर एच आयन ज़्यादा होंगे तो कैसी? अम्लीय होगी। और ओ एच आयन अगर अधिक होंगे तो कैसी होगी? क्षारीय होगी। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा, आयनों की संख्या, तो मिट्टी अम्लीय होगी। यदि मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम आयनों की अधिकता होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी। मिट्टी में क्षारीयता के सुधार के लिए मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर सिंचाई से संबंधित आप सभी के सामने प्रश्न है। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना से संबंधित टिहरी बांध परियोजना संबंधित है। आपसे पूछा गया है टिहरी बांध, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है? नियतवादी विचारधारा से, संभाववादी विचारधारा से, वैज्ञानिक नियतवादी विचारधारा से। उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्या? संभाववादी विचारधारा से। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजना जो है वो संभाववादी विचारधारा से है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल आप सभी लोग देख पाएंगे। दिखेगा यहाँ पर बताया है, टिहरी बांध परियोजना संभाववादी विचारधारा से संबंधित है। मानव भूगोल में संभाववाद एक ऐसे संप्रदाय स्कूल के रूप में स्थापित हुआ जिसकी विचारधारा और दर्शन इस बात का समर्थन करते हैं कि औद्योगिक क्रांति के पश्चात मानव ने अपनी सृजन शक्ति से प्रकृति की गतिशील शक्तियों जैसे बहता जल, परिवहित मिट्टी, वनस्पति स्थायी शक्तियों, धरातल, खनिज पदार्थ आदि का अपने हित में तत्वों के गुणों के
अनुसार उनका उपयोग करता रहा। इससे उसका विकास भी हुआ। मतलब यहाँ पर है कि समता की विचारधारा का सर्वप्रथम प्रतिपादन फ्रांसीसी इतिहासकार लूसियन फेरो ने अपनी पुस्तक जियोग्राफिकल इंडक्शन ऑफ इंडिया, ठीक है, यहाँ पर सन 1925 में किया था। उत्तराखंड में टिहरी बांध जो है भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध जो है उत्तराखंड में सबसे ऊंचा है। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है? पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली या ड्रिप प्रणाली। तो ड्रिप प्रणाली जो है पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी को टपकाया जाता है। देखिएगा यहाँ पर डिटेल, सिंचाई पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया है। सिंचाई की प्रमुख पारंपरिक एवं आधुनिक विधियां निम्नवत हैं। पारंपरिक सिंचाई विधियां खंडक प्रणाली, चैन पंप प्रणाली, ढेकली प्रणाली, रहट या मोट प्रणाली। रहट अब आपको नहीं देखने को यहाँ मिलते होंगे बट वीडियो में देख सकते हैं। आधुनिक सिंचाई प्रणाली, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, छिड़काव सिंचाई प्रणाली। अतः स्पष्ट है कि ड्रिप सिंचाई प्रणाली जो है सिंचाई की पारंपरिक विधि नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर आप सभी के सामने पूछा है, दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दामोदर घाटी परियोजना बिहार में स्थित है, झारखंड और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में। तो यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड और पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर है, जहाँ पर दामोदर घाटी परियोजना स्थित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना के तहत 1948 में दामोदर घाटी निगम डीवीसी की स्थापना की गई। यह स्वतंत्र भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य झारखंड, बिहार एवं पश्चिम बंगाल हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 49 आप सभी लोग देखिएगा, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपसे पूछा गया है दक्षिणी नदी, ठीक है। तो कोसी, गंडक या सोन, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सोन, ठीक है। सोन नदी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, गंगा नदी के दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सबसे बड़ी जो है सोन है, 780 किलोमीटर। गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। यमुना जो है 1376 किलोमीटर। गंगा नदी में दाहिनी ओर से मिलने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी है। गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर का देखिएगा, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? 1954 में, ठीक है। किन दो देशों? तो भाई बांग्लादेश ही होगा, आपको बताइएगा, या फिर यहाँ पर चीन से या फिर नेपाल से। तो भाई देखिए यहाँ पर होगा नेपाल। आपको पता है कि कोसी नदी जो है बिहार से होते हुए आती है। तो यहाँ पर भारत से और किससे, नेपाल से जो है समझौता हुआ। तो कोसी नदी यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे होंगे। और कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 इकाइयों पर काम किया गया। कोसी नदी गोसाईथान चोटी के उत्तर से निकलकर नेपाल में स्थित भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर नेपाल में स्थित जो है भीमनगर के पास भारत में प्रवेश करती है। यह नदी बिहार के राज्य उत्तर पूर्वी भाग में प्रवाहित होती हुई कुशैला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कोसी नदी को बिहार राज्य का शोक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ जो है सबसे अधिक आती रहती है। अर्थात इस नदी का कोई फिक्स नहीं रहता है, ये कभी इधर कट कर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पर, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? चलिए इसका बता ही देता हूँ। हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमरा पदर बांध, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग देख लीजिएगा।
यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपरोक्त में से एक से अधिक कौन सा बांध महानदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध, दुधवा बांध और घुमरापद बांध। तो हीराकुंड तथा दुधवा बांध जो है महानदी पर स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए। महानदी प्रणाली उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र तक विस्तृत है। तो यहाँ पर महानदी प्रणाली जो है उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और इस नदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। देखिए पूछा जा सकता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, ठीक है। और ये महानदी पर स्थित है, इसको भी ध्यान रखना है। तो ये रहे आपका क्वेश्चन। इसका जो है आप सभी लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा। तो पारंपरिक स्रोत नहीं है, आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मैं वेट करूँगा, ठीक है। और जिसका भी आंसर यहाँ पर आएगा उसका मैं कमेंट जरूर लगाऊंगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगली क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ताकि अधिक से अधिक भाई बहन जुड़ पाएँ। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।